आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। आज रेडियो डॉक्टर में क्योंकि आज वर्ल्ड आईबीडी डे है और इसलिए ये कार्यक्रम आज का स्पेशल होगा। आईबीडी क्या है, इन सब के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में। थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080, 23421084 पर, और मैसेज भेजिए 9868107070 पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राष्ट्रीय त्रिवेदी, और आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार होइए, हमें फोन करने के लिए तैयार रहिए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज वर्ल्ड आईबीडी डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजश्री। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, आज का ये दिन खास है बिकॉज कई वर्षों से इसको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन। बहुत से लोग तो पहले यही जानना चाहते होंगे कि आईबीडी क्या है। वैसे मैंने ये तो बता दिया था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं। जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है जी। ऑन 19th of May we celebrate as World IBD Day. One of the objectives is to promote the awareness of this disease. IBD मतलब inflammatory bowel disease. Inflammatory मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है, तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बावल मतलब आंत, डिजीज मतलब उसकी बीमारी जी। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके की आंत होती है, एक स्मॉल बावल होती है, एक लार्ज बावल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का नाम देते हैं। ओके। बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, बिकॉज जैसे ही लोगों ने सुना कि आज का विषय ये है, तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, तो हम कुछ लिसनर्स से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची। जी सर, बताएं। सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे। और सवाल पूछना था। जी पूछे। अमीबाइसिस डस्ट कॉज्ड बाय वाटर, अमीबाइसिस, हाँ जी, इसका क्योर कैसे? देखिए, एमीबियासिस जो होता है ये एक कीटाणु होता है जिसके वजह से बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये फूड एंड वाटर में कोई कंटामिनेशन हो तो उसके वजह से हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो है पैरासिटिक के लिए दवाइयाँ आती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि बार बार एमीबियासिस हो जाता है, तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। बट ये किसी ऑलरेडी पेशेंट जिसको आईबीडी है, उसको अगर वो गलत खान पीन से होता है, उसको बार बार एमीबियासिस हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। ही इज मोर प्रोन ये बीमारी से, क्योंकि इनकी बड़ी आंत कमज़ोर होती है, इन्फेक्शन के ग्रस्त होती है, तो बार बार ये इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वे में देखना चाहिए, और फूड एंड वाटर का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी जगह से लें और उनका केयर करें। यानी कि इन्फेक्शन जो होता है, इससे जो इन्फेक्शन लगने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है डॉक्टर साहब, इज इट दैट? नो, ये प्रॉब्लम पहले से ही होती है। हो सकता है कि पहले से मतलब जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी हो सकती है। बट ये है कि जब मालूम पड़ता है हमें, तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है। एक एंटिटी होती है जिसको एक्यूट कोलाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलाइटिस मतलब एक ऐसी कोलाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज बावल जो कि 6 महीने से कम ड्यूरेशन की है। अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बावल की होती है जो कि 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रोनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का नाम देते हैं। कभी कभी कोई भी डिजीज जो होती है धीरे धीरे बॉडी में पलपते रहती है, और एक टाइम आता है जब वो सामने आती है। जो ये सामने आती है, ये ऐसा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के टाइम में वो सामने आए।
जैसे डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी, ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डायग्नोस होती है उसी दिन ये बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई। ये पहले से होती है, लेकिन किसी कारण से बॉडी भी फाइट करती है डिजीज को दबाने में, बट एक टाइम आता है कि बॉडी नहीं कर पाती और वो अपने फ्लेयर अप करके सामने आ जाती है। ऐसे ही होता है कि किसी ने खाना पीना खाया और उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर वो सामने आई, फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया, ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है 1-2 हफ्ते में एंटीबायोटिक्स या कुछ वो करके ठीक हो जाती है। बट अगर वो नहीं ठीक होती, कभी कभी 2 से 3 से 4 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है। तो ये सिम्टम जब 2 से 3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है, तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है। फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन की एग्जामिनेशन। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि जैसे हमारे गार्डन पाइप्स होते हैं, पानी देने के लिए पाइप होता है, वैसे ही पाइप होती है, उसमें लाइट और कैमरा होता है। तो पेट को साफ करने के बाद डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये पॉटी के रास्ते हम उस पाइप को करते हैं और हमें बड़ी आंत देखने को मिल जाती है। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं। वो नॉर्मली 3 mm का बायोप्सी होता है। उसको फिर लेके हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन होता है और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है। ज्यादातर कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है कि मैं जो अभी तक पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज का होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हर चीज का होता है, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है, किसी को भी अगर सिम्टम्स हो इन टर्म्स ऑफ लूज मोशंस, ब्लीडिंग पीआर, पॉटी के रास्ते में ब्लड आ रहा हो, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हो, मोर देन 2 to 3 weeks he should or she should go to his visitor doctor and get herself or himself examined for inflammatory bowel disease or IBD. So you suggest कि अगर 2 या 3 हफ्ते तक आपको लगातार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप यकीनन समझें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को जरूर देखें। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसके बारे में। और आजकल हम ये देख रहे हैं दैट आईबीजी का एज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड मीन्स पहले हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जो ये बीमारियां हैं 40 से 60 साल की उम्र में होती हैं, पर आईबीडी वैसे भी बीमारियां एक्टिव एज ग्रुप्स की हैं, जो कि 25 to 45 एज ग्रुप की है। एंड आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन बच्चे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, विच इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज इस एज ग्रुप में जब ये सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज बहुत आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ फेलियर्स एंड अदर थिंग्स आ जाती हैं। और इनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, कभी कभी इम्यूनोसप्रेसेंट चलती हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलती हैं और ये आजीवन चलती है। तो बच्चों में जब दवाइयाँ देंगे तो ऑब्वियसली कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा होगा तो उसको नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक ये दवाई लेनी है। तो ऐसी चीजें आती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईबीडी का प्रोफाइल बच्चों में। आपने कहा आजीवन चलती हैं, तो ये क्या ठीक नहीं होता? बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता? नहीं मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये डिजीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है। इसमें दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं बट क्योर नहीं कर सकती। क्योर मतलब हम समझते हैं हमारी भाषा में, हमारे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वो डिजीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरक्लोसिस में भी 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद टीबी खत्म हो जाती है, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे डायबिटीज है, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन आज तक साइंस, इंग्लिश साइंस में वो क्यों नहीं हो सकती। मेडिसिन, हाइपरटेंशन, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही आईबीडी में भी दवाइयाँ चलती रहती हैं।
एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की भी एज होती है, आपकी भी एज होती है, तो बीमारी की भी एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आगे आएंगी। तो दवाई की डोज भी बढ़ेगी, डिफरेंट दवाइयाँ भी यूटिलाइज होंगी और आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसीलिए आपको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। पर अच्छी बात ये इसके साथ ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है, इसमें दवाई लेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ओके, आप एकदम हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पेशेंट्स क्या 2-3 साल बाद जब ठीक हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि इतने अच्छे हो गए। बट अमूमन ऐसा होता है कि वो फिर 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा उनको सिम्टम्स आ जाते हैं एंड दे कम बैक टू अस अगेन। तो इसका मतलब कि अगर इतने लंबे समय तक आजीवन की बात कर रहे हैं आप, तो दवाइयाँ लेने का बाकी इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज मेडिसिन तो अफेक्ट करते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, और कोई बीमारी भी हो जाने का डर होता है? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जब हम लंबे देते हैं तो नॉट ओनली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस बट दवाइयों का खर्चा भी होता है, ये भी मन में रखना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं मिसिलेमिन, ये बहुत अच्छी दवाई है। 99% पेशेंट्स में स्टेबल रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ इसमें साइड इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा इस दवाई के साथ फोलिक एसिड देते हैं और ये चलती रहती है। लोग 5, 10, 20, 30 साल तक लेते रहे। आई हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव टेकन टिल 15 to 20 years विदाउट एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फॉलिक एसिड तो एक विटामिन है मैम, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अच्छी चीजों का भी एक्सेस अच्छा है। बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में तो जरूर खिलाते हैं ये। yes. और बहुत सी विमेन को होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये बात जानती थी कि फॉलिक एसिड से हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी इज ए डिफरेंट साइंस क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सो टुडेज टॉपिक नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन वो भी एक बाउल प्रॉब्लम है, डिजीज है, डेफिनेटली प्रॉब्लम। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे 1-2 लिसनर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम जतिन है। मैं आंखों से दृष्टि बाधित हूँ। जी, सवाल पूछे। जी, सवाल ये है, हमारे पापा के 2 दिन से लेटरिन आ रही है मैम। ठीक, हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे, वो जैसे खिचड़ी भी खाते हैं, दवाई भी ले रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो उसके पश्चात भी नहीं बंद हो रही है सर। लूज मोशंस हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 मैम, ऑफकोर्सली। कितने दिन से हो रहे हैं? जी सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। जी, 2-3 दिन से हो रहे हैं सर। 2-3 दिन से हो रहा है। स्टूल में ब्लड वगैरह भी आ रहा है क्या? नहीं। हाँ सर, एक बार आया था लेकिन बन गया था। तो ये तो अगर 2-3 दिन से ही आ रहे हैं, क्या ये अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं या बहुत मतलब पहले भी रिपीटेड आ रहे हैं कि हर 15-20 दिन में ऐसे 2-3 दिन में आ रहे हैं? नहीं, हर 2-3 दिन में सुबह शाम आ रहे हैं। कितने 2-3 दिन से ही आ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं हर महीने 2-3 दिन आता है? नहीं सर, ओके, 2-3 दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन से। ठीक है, 2-3 दिन से। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें आप पेशेंट को ORS दे दीजिए, लोकल किसी ORS का घोल दे दीजिए और स्टूल टेस्ट करा लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और बीमारी है। ज़्यादातर ये 2-3 दिन आप और ORS देंगे और उनको दलिया, खिचड़ी, पोहा, चिरवा, तरल पदार्थ दे देंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हेलो जी, कौन? हाँ जी मैडम, अपना सवाल पूछे। मैडम, हमें ये पता करना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आए हुए हैं, कि हमें सुबह मैं एक टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, काफी लंबे समय से ले रहा हूँ, उसके बारे में पूछना है क्या लेना उचित है? हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद मेरा खाना ऊपर आता है जी, और दूसरी प्रॉब्लम है, मेरे को डकारें बहुत आती हैं जी। तो मैं ये जब टैबलेट लेता हूँ तो मेरे को रिलीफ रहता है। सुबह खाली पेट लेता हूँ, उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना होता है जी, उससे रिलीफ जरूर रहती है मुझे जी। तो लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, खाना भी ऊपर आता है और खैर डकारें भी बहुत आती हैं, लेकिन पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूँ,
यदि कुछ बता दीजिए आप। ठीक है। तो ये आपको जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये आम भाषा में एसिडिटी और गैस एसिडिटी की बताते हैं। इसमें दो मेन, एक तो आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा है ये जो पेंटोप्रोजोल की दवाई आप ले रहे हैं, तो ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है और जो डोज में आप ले रहे हैं, एक ही दवाई ले रहे हैं, ये आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट जिस टाइम लिमिट में कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लंबी है। जब 4-5 साल ले लेंगे तो उसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर 10 साल तक लेंगे तो बोन्स वीक हो सकती है। आप मेन दवाई के साथ साथ डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें। खट्टी चीजें का सेवन ना करें, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी। दूध ना ले और ज्यादा फ्राइड चीजें और ऑयली और स्पाइसी चीजों का सेवन ना करें। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक ये मैसेज शामिल कर रही हूँ। इनका नाम अंगद यादव है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि मेरी उम्र 34 वर्ष है। मुझे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने कहा था दूध नहीं खाने के लिए, मीठी चीज़ों को भी मना किया था, कहा कि मीठे से एलर्जी है। मैं 6 महीने बाद दूध पिया, मुझे चक्कर आने लगा, 5 मिनट बाद ठीक हो गया। ये क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? ये जो दूध नहीं पीना जो मना करना है, ये ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज शुगर होता है जो कि दूध में होता है। जब बच्चे होते हैं, ये माना गया है रिसर्च के द्वारा दैट आफ्टर 10 years ऑलमोस्ट 73% ऑफ द एशियन पीपल में बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हमारे अंदर एक एंजाइम होती है रेनिन, जो छोटे बच्चों में तो होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो नहीं होती, इसलिए हम दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज इनके डॉक्टर्स ने मना किया हुआ होगा। बिल्कुल। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुनते रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, और भी कुछ मैसेजेस हैं, उसे मैं शामिल कर लूं। ये संध्या गुप्ता जी का है, गजरौला उत्तर प्रदेश से। लिखती है, सर आर सार्कोइडिस और अमाइलोडोसिस आर डिजीज ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन? यस, दे मे बी, बट दे आर मेनली डिजीज ऑफ द लंग। ओके। एंड ये पूछा है, इफ आई ईट एनीथिंग स्पाइसी देन आई हैव टू रश टू द रेस्ट रूम, इज इट अ सिम्टम ऑफ IBD? नाम आपने अपना लिख के नहीं भेजा है। Yes, there may be a symptom of IBD. You need to be investigated by a proper gastroenterologist doctor. मुझे हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट में मैलाब्सॉर्प्शन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइंडिंग हुई है एंड एंडोस्कोपी में इसोफेजियल बल्जिंग फाइंडिंग हुई है। 3-4 सालों से भूख नहीं लगती है और बोवल मूवमेंट हार्ड होता है। बताने के लिए कृपा करें। मेरी उम्र 47 है। क्या IBD से लिंक है? नरेंद्र सिंह, हरिद्वार, उत्तराखंड से। ये IBD से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं लगता, बिकॉज इन्होंने जो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बताया है, एक बहुत छोटे तरीके में क्रोन्स डिजीज जो भी IBD का होता है, स्मॉल बावेल, ये हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाय टर्म्स ऑफ CT एंट्रोग्राफी और मे बी स्पाइरल एंट्रोस्कोपी करके, बायोप्सी करके कि इनको क्या डिजीज है। ओके। इकोलाई होने से क्या ये बीमारी होने का खतरा है? और इस बीमारी ये किस लिए होता है? IBD क्यों होता है ये तो बताया अभी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। डिजीज होती है IBD एंड ई कोलाई से एक्सेसरबेशन हो सकती है, लेकिन मतलब बीमारी बिगड़ सकती है, बट ये बीमारी कॉज नहीं करती। ई कोलाई डजंट कॉज IBD। ओके। और ये पूछा है ककरोला द्वारका से शंकर लोध ने कि सर माय क्वेश्चन इज इफ आई हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देन आई हैव सीवियर हेडेक, देन व्हाट एल्स इज टू बी डन बाय माई सेल्फ? सर दर्द बहुत होता है, दैट्स व्हाट ही सेड। इट इज वेरी कॉमन कि जैसे मैंने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में लाइट हेडेडनेस है, हेडेक या वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है। तो इट इज अ चिकन एंड एग सिचुएशन दैट हेडेक कॉजेज गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस कॉजेज हेडेक। तो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर बोथ एंड सी कंट्रोल वन ऑफ देम एटलीस्ट। एंड ऑल्सो डाइट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे डाइट में अगर गैस्ट्राइटिस है तो दूध ना लें, ज्यादा चाय कॉफी
ना लें, खट्टी चीजें ना लें, खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आंवला, इमली इन सेवन ना करें, ज़्यादा फ्राइड फूड्स, बटर, घी का सेवन ना करें, राजमा, छोले, फूलगोभी ना लें, ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें। ये इनको कंट्रोल करें तो शायद आपके गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाए, तो हो सकता है कि हेडेक भी कंट्रोल हो जाए। बहुत बढ़िया। एक लिसनर से जुड़ते हैं मुंबई से। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ, सदाशिव पालकर, नवी मुंबई सानपड़ा। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, लूज मोशन का तकलीफ है। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, सादात साहब जी। डॉक्टर साहब, मुझे लूज मोशन की तकलीफ ऐसी है कि लूज मोशन ये होता नहीं है, एक दिन छोड़ के होता है तो कड़क पत्थर के जैसे तो ऐसा होता है। अगर एक दिन मैंने त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा होता ही नहीं, दूसरे दिन त्रिफला लिया तो हो जाता है, त्रिफला न लो तो दूसरा दिन टॉयलेट होता ही नहीं। क्या समस्या हो सकती है सर? तो ये आपको जो समस्या है कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। इसमें आप त्रिफला ले रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले फूड एंड वाटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर आप करीब करीब 10 से 12 ग्लास लें और साथ में फाइबर खाने में ज़्यादा लें। फाइबर होता है सलाद, फ्रूट्स, इन सब में होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप तीनों टाइम मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम खाने के साथ 1 कटोरी सलाद का लें। इससे आपके बॉडी में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है कि अपने आप से ठीक हो जाए। साथ क्या कटोरी लेना है सर? सलाद सैलेड क्या लेनी है? सैलेड 1 कटोरी लेना है। 1 कटोरी तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, रात को, तीनों टाइम खाने के साथ 1 कटोरी सलाद का लें। और आप एक छोटा सा डायबिटीज और थायराइड के लिए अपना ब्लड टेस्ट करा लें, क्योंकि ये दोनों सबसे कॉमन डिजीजेज होते हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। नहीं मुझे सर, ये मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सैलेड खाइए एंड जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया आपसे पूछूं कि आईबीडी मुख्य रूप से किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है? जैसे एक तो ये आपने बताया तो मुझे लगा जी, एक्चुअली ये आईबीडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है डायबिटीज के साथ भी और थायराइड के साथ भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑटो इम्यून डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे बॉडी में कुछ तत्व होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ज्यादातर इनका काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल जो बीमारियां या डिजीजेस आती है उनको रोकना, उनके साथ फाइट करना। बट कभी कभी कुछ कारणवश जो अभी भी पूरी तरह से शोध नहीं पता है, बट ये लिम्फोसाइट्स बॉडी की ही डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो आईबीडी में लार्ज इंटेस्टाइन या बाउल को डैमेज करती है तो उनका नाम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाता है। अगर वही लिम्फोसाइट्स हमारे थायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन, थायराइड हार्मोन बनाता है, उस ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में आ जाता है। और पैंक्रियास हमारी एक और ग्लैंड होती है जो कि स्टमक और इसके बीच में होता है, इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि आम ज्यादातर ये शुगर कंट्रोल करने में रहती है। अगर उनको हम वो ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस एंड इन सब में जो इनको आईबीडी भी होती है उनको ये डायबिटीज भी ज्यादा हो सकती है, थायराइड की बीमारियां भी ज्यादा हो सकती है। और जिनको आईबीडी है, इन बीमारियां होती हैं तो वो ज्यादा सीवियर भी हो सकती है आईबीडी पेशेंट्स में। क्या पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जा सकता है इससे डॉक्टर साहब या नहीं? एक्चुअली पाइल्स और आईबीडी का एक ही कॉमन चीज है, वो है सिम्टम, कि दोनों में ब्लड आता है। बट अदरवाइज बेसिक चीज में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाइल्स हम जो टेक्निकली समझते हैं वो हेमोरॉइड्स के वजह से होता है। हमारे एनस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन में वो एंगॉर्ज हो जाती है और ब्लीड करती है, उसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स इज यूजुअली पेनलेस, उसमें लूज मोशंस नहीं होते, इनफैक्ट उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, स्टूल्स ज्यादा हार्ड आती है, उन्हीं को पाइल्स होता है। अदर देन द ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में पेट में दर्द होता है, पाइल्स इज पेनलेस। इसमें लूज मोशंस होती हैं, पाइल्स में स्टूल्स हार्ड होती हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली रिवर्स। ओके, हम और भी बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
जिंदगी भले ही रुलाए, लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना तो उतना रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम जिंदगी थोड़ी आसान जरूर रहेगी, है ना डॉक्टर साहब? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आया हुआ है एडवोकेट वारिस अली खान साहब का, संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से, पूछते हैं कि क्या कोलाइटिस पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए? एक सवाल है। दूसरा है, कोलाइटिस पेशेंट को क्या कब्ज भी होता है? और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब? तो देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइटरी एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है। तो दूध इज अवॉइडेड, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, विच इंक्लूड्स मिठाई ऑल्सो, खोया ऑल्सो, एंड सलाद नहीं लेना है, वो मना करते हैं। सेकेंड, आपका सवाल था कि क्या कोलाइटिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कोलाइटिस में वर्चुअल होता है, इन द सेंस, मैं क्यों वर्चुअल कह रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं, कभी कभी कोलाइटिस में म्यूकस आता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी होता है एंड देयर इज अ नो शो। एंड इसमें क्या है, क्योंकि कोलोन के लार्ज बाउल के सतह में इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो सिग्नल्स देता रहता है कि उसमें कुछ आएगा, लेकिन देयर इज नो स्टूल देयर टू एक्सपेल। इसीलिए पेशेंट को बार बार पॉटी में जाना पड़ता है, एंड सिर्फ गैस के अलावा और थोड़ा म्यूकस के अलावा उसको निकलता नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। एंड ये कॉन्स्टिपेशन जो टिपिकली हम समझते हैं कब्ज, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाता है, एक्सपेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पत्थर जैसे मार्बल पैलेट्स रहता है, वैसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आईबीडी में। इट्स अ डिफरेंट कि आपको अर्जेंसी आती है स्टूल जाने की, एंड व्हेन यू गो देयर इज अ नो शो कि कोई स्टूल निकलता नहीं है। एक ये मैसेज है, प्लीज टेल अस अबाउट SGOT टेस्ट एंड वेदर there is any connection with loss of appetite if this test reports is high। दिल्ली से नाम नहीं भेजा। SGOT जो है ये एक लीवर एंजाइम है जिसको हम सीरम AST कहते हैं। ये एक लीवर का एंजाइम होता है जो कि लीवर डैमेज, लीवर डिजीज में ये एलिवेटेड होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लीवर डिजीज है, एक्यूट लीवर डिजीज है, उसमें एक ऑफ सिम्टम लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस होता है, जनरल इनएबिलिटी, जनरल मलेस होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। एंड डॉक्टर के पास जाए, उनको बताए, पूरे सिम्टम्स बताएं, कंप्लीट सिम्टम बताएंगे, तभी इनका पूरा डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाएगा। डू स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो ट्रिगर IBD? Yes, this is a very, very important thought process that you have told. IBD is complicated by infection and tension. So स्ट्रेस डेफिनेटली, एंजाइटी डेफिनेटली इसको प्रभावित करती है। एंड ये कहा भी जाता है कि ये टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि ड्रिवन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम्स आ रहा हो, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या फैमिली में कोई अगठन हो गया हो, या ग्रीफ हो गया हो, तो भी ये जो बीमारी है ये बिगड़ जाती है, जो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लेयर अप। अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है, IBD फ्लेयर हो जाता है। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन, एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर दैट फ्लेयर अप आल्सो। ओके डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है IBD जिनको होता है? जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आज ज़्यादातर जो इसकी दवाई होती है वो स्टेरॉइड्स होती है, और कभी कभी हमें लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है। क्रोन्स डिजीज जो एक स्मॉल बाउल काउंटर पार्ट होता है, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है। उनमें ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी शुड गेट आवरसेल्व्स इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, और एक होता है बोन डेंसिटोमेट्री और BMD, वो भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और बोन BMD अगर वीक है तो दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर बोन्स सपोज वीक हो गई एंड कहीं पे आप गिर गए एंड फ्रैक्चर हो गया, देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली बिकॉज IBD जो है एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप में होता है, 25 to 45 ग्रुप में ज़्यादा देखा गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज़ को ख्याल रखें एंड टेक केयर करें।
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक और मैसेज है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, पूछते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट या जो व्यक्ति 3 या 4 बार चाय पीता है या कॉफी पीता है, क्या उसको भी आईबीडी जैसी समस्या हो सकती है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि कॉफी या उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बट आईबीडी का होना कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कॉफी से आईबीडी हो जाएगा। So it's not possible. Okay, and he's 70-year-old person from रांची, उपेंद्र मिश्रा। वो जानना चाहते हैं कि मुझे करीब 15-20 दिनों से सुबह नाश्ते के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कृपया कारण और निदान बताएं। देखिए, ये एक हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो 3 पर वीक टू 3 पर डे एक नॉर्मल रेंज है। जैसे हर चीज का एक नॉर्मल रेंज हुआ करता है। एक ये मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम रोज फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है ऐसा। इट्स नॉट दैट रोज आपका फ्रेश होना है। हर इंसान की अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को ऑल्टरनेट डे आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है। सो दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग एट ऑल। जैसे किसी भी बच्चे का एज ग्रुप या वेट ग्रुप होता है, एक रेंज होता है, तो इसमें भी एक रेंज है जो 3 पर वीक टू 3 पर डे। तो इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेंज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी है कि आप 3 या 4 बार से ज्यादा जा रहे हैं पर डे, या हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी क्या है? एक सिंपल आकार में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। अगर वो हार्ड आ रहा है, मार्बल्स की तरह आ रहा है, पत्थर की तरह आ रहा है, यस इट्स अ प्रॉब्लम। अगर वो पानी की तरह आ रहा है, दलदल की तरह आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंस नॉर्मल है, सो ही शुड नॉट वरी एट हिज एज। ओनली कैविएट इज अगर वेट लॉस हो रहा है 70 साल के एज में, देन ही मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड। तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया। हम लेते हैं ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता से, तो हम जल्दी से उनसे बातचीत कर लें। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ लें। मुस्तफा कमल जी, क्या सवाल है आपका? मेरे बवासीर हुआ है या क्या हुआ है? मेरे लेटरिन के रास्ते में परेशानी है, लेटरिन मेरा कोना होके आ रहा है। पूछना क्या चाहते हैं जी? ये सब सुन लिया क्या? हाँ, यही समस्या है मेरा, इसीलिए पूछना चाहूँ इस बीमारी से मैं कैसे रिलीफ पाऊंगा और क्या क्या मुझे खाना चाहिए। सुन लीजिए, डॉक्टर बता रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका जो ब्लड में, स्टूल में ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है? ब्लड नहीं आ रहा है सर, 3 साल से यही बीमारी है, मेरा ब्लड नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं इसे अंदर कोई फूल गया होगा शायद, लेटरिन कोना होके आ रहा है। लेटरिन क्या हो रहा है? कोना होके आ रहा है, बिल्कुल कोना होके आ रहा है। अच्छा। हाँ। ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। आप बांग्ला में बोल लीजिए, मैं बंगाली समझता हूँ, बांग्ला बुझते पारी। आपने बांग्ला बोलून की असुविधा হচ্ছে একবার? হ্যাঁ, আমার ওই যে লেট্রিন কে রাস্তাটা আছে না, যেরকম ওই ফোড়ার মতন হয়ে গেছে, আর ডাক্তার বলেছে যে ওষুধের জেরিয়ায় মনে হয় ভালো হয়ে যাবেন। এখন আমি 6-7 ডাক্তারকে দেখাচ্ছি, আমার হয়নি এখন। আপনার কোলোনোস্কোপি হয়েছে? হ্যাঁ, কোলোনোস্কোপি করেছি, যে ডাক্তারটা বলেছে শিলিগুড়ির ডাক্তার বলেছে আপনার ফিশার হয়েছে। फिशर। तो ये जो आपको हुआ है, इनको टट्टी के रास्ते फिशर हुआ है। फिशर होने पे आपको इसका अगर दवाई से नहीं ठीक हो रहा तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार ऑपरेशन किया था एक डॉक्टर ने, हुआ नहीं। अच्छा, फिर आपको मैं ये बता सकता हूँ अपने नॉलेज से दैट वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल पीजी हॉस्पिटल है कलकत्ता में। वहाँ जाके किसी अच्छे सर्जन को दिखाइए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप ऐसी कोशिश करें, जाकर वहां पे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। उन्होंने बता दिया पीजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाने पीने में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से आप दूर रहें, और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीजें आपसे जानना जरूरी है। जी, आपने दो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। ये खाना पीना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन आईबीडी।
और हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध और सलाद थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क हैज टू बी अवॉइडेड, प्योर मिल्क, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक। जैसे आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाना ले सकते हैं। प्योर मिल्क हैज टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज सैलड्स हैज टू बी अवॉइडेड, कि सलाद ना ले, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, रॉ फूड तो आपने कहा कि बहुत जरूरी है खाने में। नहीं, जिनको आईबीडी है उनको नहीं लेना। इन जनरल जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फॉर हेल्थी लाइफ इट इज रिक्वायर्ड, बट आईबीडी में नहीं करना, क्योंकि एक इनका आईबीडी का पार्ट होता है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल बाउल में, छोटी आंत में स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है। तो सलाद अगर आप लेंगे तो उस एरिया में जाके फंस जाते हैं एंड दे लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दैट इज वाई हम इनको मना करते हैं कि आप सलाद मत ले, फाइबर ज्यादा नहीं ले। दूसरा जो है, आप हेल्दी डाइट ले, यू कैन टेक गुड सीरियल्स, फूड्स, ये सब आप लेते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आपने बताया, ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रीटमेंट हमें ज्यादातर दवाइयाँ चलती हैं और बहुत ही 5 to 10% में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही लिमिटेड केस में। वो मैं अभी 2 मिनट में आके बताऊंगा। नॉर्मली हम जो फ्लेयर अप जब होती हैं तो हमें यूज करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। और स्टेरॉइड्स आप जानते हैं आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, सबको पता है स्टेरॉइड्स के बारे में। बट हमें स्टेरॉइड्स लेनी है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं। यूजुअली हम 2 वीक्स का स्टेरॉइड्स देते हैं और फिर स्टेप डाउन थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेरॉइड्स को विद इन 6 वीक्स कम कर देते हैं। और ज्यादातर ये दवाइयाँ जो है होती है, मिसलेमिन दवाई होती है जो कि चलती है, एंड ये लंबे टाइम तक 1.2 ग्राम ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे करके हम यूज कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी स्टेबल मेडिसिन। बट कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जिनमें कि जैसे ये दवाई नहीं काम करे तो सेकेंडरी कॉज में हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स एजाथायोप्रिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं। और कुछ एक नई जनरेशन की दवाइयां आ रही हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं जी, वो यूज कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं एंड इट इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल वेरी वेल। एंड कुछ ओनली 2 मिनट्स लूंगा। और कुछ बहुत सीवियर केस में, फुलमिनेंट कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्रोन्स कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतने अहम विषय पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई विल एंड बाय ओनली थिंग, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।